हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो आइए देखते हैं कि आज की टॉपिक में हमारा क्या होने वाला है। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और ये है आपका आखिरी वीडियो। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया और आखिरी का जो सेगमेंट था वो बचा था आर्टिकल 33, 34 और 35 पे, क्योंकि 36 से आपका स्टार्ट हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाग 3 जो है पूरी तरीके से आज खत्म होने वाला है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है, बहुत कम यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट हमें तो डीपली पढ़ना है तो हमको तो ये सारे पॉइंट्स लेके चलने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को हमारे PDF नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, विजिट करें हमारे वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.org। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, तो उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। एक आखिरी सूचना दोस्तों आप सभी से शेयर करना चाहूँगा, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए प्लीज़। हाथ जोड़कर निवेदन, अगर आपको लगता है कि यार वाकई अच्छा चीज़ दिया जाता है, बढ़िया सब्जेक्ट चल रहा है, हमारी तैयारी अच्छी हो पा रही है, तो प्लीज़ दोस्तों इतना काम जरूर किया करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 33 और 34 यानी 33 और 34, ये दो अनुच्छेद हैं, ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्या बात कर दिया, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। हमने तो सुना था कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ना ना, अभी याद रखना, 12 से लेकर के 32 तक, 32 का 31 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब तो 31 भी नहीं, 31 तो चला गया, संपत्ति के अधिकार में कट छट के अलग हो गए। तो 12 से 30 तक मूल अधिकार के बारे में, 31 का अनुच्छेद बदल गया। और 32 में अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो पीड़ित पक्षकार को न्याय दिया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था किया गया है, रीट की व्यवस्था 32 में। और 33, 34 में तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था है कि नहीं। तो ये इस तरह से सेगमेंट में आप याद रखिए। ठीक है, तो मूल अधिकारों पर चलिए अगर प्रतिबंध लगता है तो बात ये आती है कि प्रतिबंध क्यों और किसके द्वारा लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। कह रहा भारत में सैन्य बलों के सदस्यों, सैन्य बल मतलब क्या सर, आर्मी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए सैन्य बल में कई आते हैं, सैनिक बल आता है, अर्धसैनिक बल आता है, कई सारे लोग हैं। तो बता रहा है कि भारत में सैन्य बलों के सदस्यों के और उन सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था के निर्माण के लिए तैनात किया गया है। अरे RPF, CRPF ये सब लगे होते हैं ना, ये सब लोक व्यवस्था के निर्माण के लिए तो बनाए जाते हैं। तो ये जो लोग तैनात किए गए हैं, इससे संबंधित असूचना इकाई में काम करने वाली व्यक्तियों और इससे संबंधित संचार माध्यमों में काम करने वाले व्यक्तियों के मूल अधिकारों को संसद विधि के द्वारा सीमित कर सकती है। दोस्तों ये आया ही क्यों, मैं एक आपको बात बता दूं। देखिए, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था बना के चलना है, अगर आपको भारत के लोक व्यवस्था का निर्माण करना है तो इसके लिए भाई फोर्स जरूरी है, आर्मी जरूरी है। ठीक है, तो आर्मी और सैनिक और इन सब के तमाम इकाई होते हैं। ठीक है, कई सारा होता है, जैसे CRPF होता है, RPF होता है। ठीक है, और भी कई होते हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, अलग अलग इनका बटालियन होता है, अलग अलग इनका टुकड़ी होता है। इनका जीवन जो भारत के सामान्य नागरिक हैं इनके जीवन से अलग होता है। क्यों? एक तरफ संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद 33, 34 कहता है नहीं, सभी नागरिकों में मतलब नागरिक शामिल हैं, लेकिन जो सैन्य बल के सदस्य हैं या जो लोक व्यवस्था के निर्माण में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए मूल अधिकारों का निर्माण थोड़ा सा अलग होता है, हट के होता है। इनको सभी मूल अधिकार खुल के नहीं दिए जाते। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको लगता है कि अगर आप आर्मी में चले जाओगे तो वहाँ आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आपका आपके ऊपर का जो ऑफिसर होगा ना, लगा देगा, बोलेगा कि काम करो, बंदूक लो और 5 राउंड मारो। है, फिर आप कहोगे हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमको शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, हम कोर्ट चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया गया है कि इनके मूल अधिकारों को संसद विधि बनाकर सीमित कर सकती है, और ऐसा किया भी गया है। आसान शब्दों में कहें दोस्तों तो अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद निम्नलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन, बताइए, उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उसमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विधि द्वारा यह अवधारित कर सकेगी। ठीक है, याद रखिएगा, यह बनाती है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार को
किस सीमा तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, ये जो है संसद विधि बनाकर बताएगी कि कितना इसको निर्बंधित किया जा सकता है। और ये लागू किस पे होता है, तो जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनके ऊपर लागू होता है, जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के दायित्वाधीन बल के सदस्य हैं उनके लिए लागू होता है, कोई आसूचना ब्यूरो है या इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हो, या किसी अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति है उनके लिए लागू होता है, या उक्त बल, ब्यूरो या संगठन हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में भी ये लागू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुल मिला जुला के क्यों है, भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए यह काम सरकार के द्वारा किया जाता है और यह जरूरी है। तो सभी तरह के मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं। केवल संसद ही इस पे काम कर सकती है, कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं कि वो कानून बनाए। तो अनुच्छेद 33 में लिखा क्या है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में ये चीजें हैं। अनुच्छेद 34 के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये भी प्रतिबंधित करता है चीजों को, और कब ये पहली बात बताता है कि इसके बारे में जान लो कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, यानी मार्शल लॉ लागू हो, तो वहां क्या होता है, कह रहा यदि भारत में अथवा उसके किसी एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, या पूरे भारत में, या भारत के किसी राज्य में सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ लागू हो, तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघ अथवा राज्य के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों अथवा प्राइवेट व्यक्तियों का संरक्षण, इसके हानि की भरपाई की जाएगी। दोनों का संरक्षण भी किया जाएगा और अगर किसी तरह की हानि होती है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी। कहने का मतलब क्या है सर, एक बार डिटेल में बता दीजिए। डिटेल में नहीं, अपने भाषा में बताता हूँ। कह रहा है कि अगर मान लो भारत में आपातकाल वगैरह लग गया, तो आपातकाल लगने पर क्या होता है, वहां पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सैन्य विधि लागू हो जाता है, सेना का शासन लागू हो जाता है। तो या तो पूरे भारत में आपातकाल लग गया, या भारत के किसी छोटे से क्षेत्र में आपातकाल लग गया, सपोज करो पीओके हो गया, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हो, या लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश के किसी हिस्से में लग गया। ठीक है, तो अगर वहां आपातकाल लग रहा है तो संघ अथवा राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करता है, सरकारी काम धाम करता है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, ठीक है, तो उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा ताकि उनको कोई जो है हानि न पहुंच सके, और अगर किसी तरह की हानि होती है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी सरकार के द्वारा। ऐसा बताया गया अनुच्छेद 34 में। कह रहा इस विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारित आदेश दंड का संसदीय विधि के द्वारा वैधानिक बनाया जाएगा। मतलब कह रहा है अगर हम आपका संरक्षण करेंगे, ठीक है, आपको जो किस नुकसान होता है तो हर्जाना देंगे, लेकिन अगर आप कोई दुर्व्यवस्था फैलाओगे तो उसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इस सैन्य विधि का तात्पर्य क्या है, सैन्य विधि को सर थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए। आइए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया, हमारे संविधान में इसका डिफिनीशन नहीं है, किंतु इसका अभिप्राय क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा यदि राज्य के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, राज्य काम नहीं कर पा रही, अपनी व्यवस्था बना नहीं पा रही है, तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के द्वारा पूरे राज्य में अथवा उसके किसी एक भाग में आपातकाल लाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत आता है। ठीक है, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो आपातकाल लगता है वो 356 के तहत लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल किसको बोलते हैं, वो 352 के तहत लगता है, जब किसी देश के साथ हमारे देश का युद्ध हो जाता है और तब उस समय ऐसा आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, तो अगर उस पर्टिकुलर राज्य की बात है तो वहाँ का राज्यपाल की अनुशंसा पर या भारत का राष्ट्रपति की अनुशंसा पर उस पूरे राज्य में आपातकाल लग सकता है या उसके किसी एक भाग में आपातकाल लग सकता है। तो ये बता रहा है कि उसके किसी एक भाग में सैनिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती सिविल प्रशासन की सहायता के लिए हो सकती है, ताकि जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है उसको रोका जा सके। ठीक है, कह रहा मार्शल लॉ के संबंध में संसदीय विधि ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा संसद ने 1958 में अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट का निर्माण किया, जिसमें यह उल्लेखित है कि सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए सैनिक कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, किसके लिए, मार्शल लॉ जिस जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है, भाई क्या था,
किसी जगह का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। आपको एग्जाम्पल देता हूं, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। मान लो छत्तीसगढ़ की बात लेते हैं। अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे समानांतर सरकार चलती रहती है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ठीक ढंग से नक्सलियों पर जो है प्रेशर नहीं बना पा रही है, दबाव नहीं बना पा रही है, और नक्सली खुल करके उसकी वहाँ की एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ के अनुशासन व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ के शासन प्रशासन को तंग कर रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के से अनुशंसा पर या राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा और वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। मार्शल लॉ अगर वहाँ पर लागू हो गया तो जो सैनिक वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे भाई, उसकी दुर्व्यवस्था को सही करने के लिए, वहाँ की जो व्यवस्था गड़बड़ाई थी उसको सही करने के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाएंगे, उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए उन्हें न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी गोली मार दिया तो अब ये हुआ कि चलो उस पर जो हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, अब उनको छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में ले चल के पेश किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। याद रखिए, अगर मार्शल लॉ लग गया है कहीं पर और वहाँ कोई सैनिक कर्मियों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उनको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जानते रहिए। अगर नहीं जानेंगे, पता चला कहीं में मार्शल लॉ लगा है और लगे हीरो बनने, मार देंगे गोली, काम हो जाए खत्म, ठीक है। तो वहाँ हीरो मत बनिएगा, आराम से चीज़ों को समझिएगा। करा इस अधिनियम को 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू कर दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में उसको 1988 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत सेना को सीधे गोली चलाने की शक्ति दे दी गई थी कि अगर सेना को लगता है, ठीक है, तो सीधा गोली चला देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मामला था वो क्या था, वो संवैधानिक तंत्र ही वहाँ का विफल हो गया था और उसी को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया है। तो ऐसे में नक्सली सेना को भी तो क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि सेना को ऑर्डर दे दिया गया कि अगर आपको शक होता है, दिक्कत परेशानी होती है तो सीधे गोली चलाइए, इसका जो है अधिकार आपको है और आपको न्यायपालिका के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हो, कोई वारंट नहीं, बिना वारंट के तलाशी लो। किसी वाहन की जांच पड़ताल की जा सकती है। किसी भवन को तत्काल जमींदोज किया जा सकता है, मतलब उसको ढहा दिया जाएगा, ठीक है, ला के तो क्या कर दिया जाएगा, पूरा घर उड़ा दिया जाएगा। इतना पावर होता है अफस्पा में, याद रखें, अफस्पा बहुत खतरनाक एक्ट है। अब अफस्पा के दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे अफस्पा के संबंध में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का क्या दृष्टिकोण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार है, मानवाधिकार कार्यकर्ता करते हैं तो उसकी अवहेलना कर रहा है। एक तरफ मूल अधिकार हमारे संविधान में दिया गया, दूसरी तरफ ये जो अफस्पा है ये अवहेलना करता है मूल अधिकारों की। कैसे? किसी की तुम बिना पूछे जांच कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो, है? ये तो उसका क्या हो गया, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं ले सकते हो भाई, आपको वारंट लेके आना पड़ेगा ना। आप किसी गिरफ्तार कर सकते हो, किसी गोली मार दो, है? तो ये कहीं ना कहीं मूल अधिकारों के विरुद्ध है। ऐसा किसका कहना है? ये मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है। वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन और विधि के शासन का विरोधी है। क्या ये एक्ट जो आया है अफस्पा, ठीक है, ये उसका विरोधी है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के सैनिकों के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, एक आपने सुना होगा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उसकी भी इन्होंने आलोचना किया। हालांकि बाद में उसके जो बंदूक से निकलने वाली जो गोली थी वो रबड़ की गोलियां थी, लेकिन उससे बहुत सारे व्यक्ति जो घायल होते थे। तो उनका कहना था कि ये चीजें गलत है, ठीक है, ये इस तरह विरोध करते थे। सेना तथा सरकार का भी अपना दृष्टिकोण है। सरकार कहती है कि हमारे अनुसार सैन्य विधि एक जो है अपवादिक प्रावधान है, ये अपवाद है। सैन्य विधि क्या है? एक अपवाद है और इसका विषम परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार कहीं भी लगा देती, उठा के अफस्पा लगा दिया और कहीं भी जो आपातकाल लगा दिया वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया, नहीं। अगर परिस्थिति कठिन से कठिन है तभी इसका प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज नहीं। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर उग्रवादियों की, आतंकवादियों की समस्या अत्यधिक गंभीर है, बहुत ज्यादा है। और आपको भी पता है कि वहां पे समानांतर सरकारें चल रही हैं जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बनी रहती हैं, ठीक है। तो इन जटिल परिस्थितियों में सेना को संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उनका मनोबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उनको अधिकार न दिया जाए कि आप किसी को मार सकते हैं गोली और आपको न्यायपालिका से मुक्त रखा जाएगा, ठीक है, तो तभी तो जाएंगे हमला करने के लिए, उनसे जो है बदला लेने के लिए। अदरवाइज क्या करें, मरने के लिए जाएंगे सैनिक? उनको भी, उनके पास भी तो पावर होना चाहिए। तो ऐसा कहना है सेना और सरकार का।
वहीं न्यायपालिका का अफस्पा को लेकर क्या दृष्टिकोण है? न्यायपालिका कहती है कि वर्ष 2016 में जो अफस्पा के मुद्दे थे उसको सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रस्तुत किया गया, तो उस पर निर्णय देते हुए न्यायपालिका ने कहा कि यह व्यवस्था संक्रमणकालीन है, जिसका प्रयोग लंबे समय तक करना उचित नहीं है। ठीक है, तो न्यायपालिका भी इस पे देखती रहती है कि लंबे समय तक इसका ना हो। और इसके अलावा दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अपस्पा के गंभीर मामलों में जहां सेना अधिकारियों ने अपनी शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया है, तो उसके विरुद्ध उनको सामान्य न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे, ये मामला आएगा। ठीक है, तो इतना जो है भरोसा दिया है कि ये किया जाएगा। ठीक है, यानी एक पावर दे दिया गया आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है खड़ा करा के पूरी जनता को भून डालो गोली से, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर अपने अधिकारों का आप दुरुपयोग करोगे तो ऐसे में एक शासन आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फसपा का दृष्टिकोण था। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे अगर आपको निष्कर्ष निकालना दोस्तों, कंक्लूजन, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे? आप भी तो कुछ कंक्लूजन निकाल लो दोस्तों। अगर आप कंक्लूजन निकालो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अफस्पा जो है ये लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों के विरुद्ध है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इनके दुरुपयोग पर प्रतिबंध होने चाहिए, यानी इसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग करने ना पाए। अफस्पा बढ़िया है, बुरा नहीं है, लेकिन प्रतिबंध होना चाहिए ताकि ये कंट्रोल रहे, और इन्हें क्रमिक रूप से समाप्त करने पर भी विचार करना चाहिए। और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक पहल की भी आवश्यकता है, और इस प्रावधान का प्रयोग कभी कभार किया जा सकता है, लंबे समय के लिए नहीं। जब आवश्यकता से अधिक जो है कहीं पे गड़बड़ियां हो जाएं, ठीक है, या एकदम संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होने वाला हो, तब अफस्पा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात पे अफस्पा के लाके खड़ा कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं, तो इसको लेके चलिएगा। कुल मिला जुला के आपको समझ में क्या आया? अनुच्छेद 33 और 34 में कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो याद रखिए कुल मिला जुलाकर बस यही बात है कि जो आम व्यक्ति के मूल अधिकार है उनसे थोड़ा सा इनके अधिकार अलग होते हैं, मतलब कम होते हैं, इनके ऊपर अनुशासन ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, ये लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमारा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, और हमारा ऑफिसर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, ठीक है, नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। कर्म मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 35 में दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 35 स्पेशली संसद की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वही दो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कह जहां कहीं संविधान मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा उनके अतिक्रमण के लिए दंड विनिश्चित करने हेतु विधि बनाने की व्यवस्था देता है, वहां इसका अभिप्राय संसद द्वारा निर्मित विधि से होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा विनिर्मित विधि से नहीं, चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो। कुल मिला जुलाकर जो लाइन दिया है उसमें यह बताना चाह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन यानी उनके लागू होने और उनके अतिक्रमण, अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके लिए दंड विनिश्चित करने की व्यवस्था दिया हुआ है, यानी रीट जारी करके हम मूल अधिकारों को उल्लंघन होने से बचाएंगे। संविधान में यह प्रावधान है, और इसका अभिप्राय यह है कि संसद जो है वो विधियों का निर्माण करता है, नियम कानून का निर्माण करता है, और उस नियम के अनुरूप इस उल्लंघन को रोका जाता है, न कि राज्य विधानमंडल के विनिर्मित विधि से। ठीक है, उस पर राज्य का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, सेकेंड वाला पॉइंट है कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण यानी अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, आदि के लिए विद्यमान विधि तब तक यथावत बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसका निरसन, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, या तो उसको समाप्त न कर दिया जाए, उसमें बदलाव न कर दिया जाए, ठीक है, संशोधन परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, तब तक जो है यथावत ये बनी रहेगी, यानी जो जिस चीज़ के लिए जो दंड की व्यवस्था किया गया वो माना जाएगा। ठीक है, जब बदलाव होगा तब होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर दिया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स से अब क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी जो है उसको बेहतर ढंग से कर ले जाओगे, सही कर ले जाओगे। ठीक है, आगे के क्लास में दोस्तों नीति निषेधक तत्वों के अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जिसके लिए भाग 4 में इसको वर्णित किया गया अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और कोशिश हमारी दोस्तों स्पेशली ये रहेगी कि जल्दी से टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, ताकि हम लोग कुछ बचे हुए टॉपिक को और पढ़ लें, और उसके बाद आपका पूरी पॉलिटी 110% समाप्त हो जाएगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से और विषय समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ रहेगा कि आप शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं वो ध्यान दें कि यहाँ डीप क्लासेस कराई जाती हैं, और आपको पर्टिकुलर
हर एक सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर मिलेगा, लाइन टू लाइन मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि एक एक चैप्टर के बाद सीक्वेंस से आपको चैप्टर मिल जाए और इत्मीनान से आप यहाँ पे डीप स्टडी कर सकते हो। देखो हमारा भरोसा इसी पे रहता है कि आप डीप स्टडी करो, जितने गहराई के साथ आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आपका प्रदर्शन रहेगा एग्जाम में, और उतनी अच्छी समझ रहेगी, विषय पे पकड़ रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता और अच्छे टीचर उसको नहीं मिल सकते हैं या अच्छे बुक्स मटेरियल नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप शेयर कर दोगे तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।